गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कमेंट करके बता देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है। मुझे देख सकते हो, सुन पा रहे हो सब? सब क्लियर? ऑडियो वीडियो पूरे तरीके से? चलिए, ओके। एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, 11th क्लास के एनसीईआरटी को इंक्लूड किए हैं। इनफैक्ट ज्यादातर वेटेज 11th क्लास के एनसीईआरटी का है। 11th क्लास के एनसीईआरटी में कौन से चैप्टर के नेम से है ये? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, 11th क्लास के एनसीईआरटी में इस नेम से है। शुरू किया जाए। चलिए भाई, पहला सवाल आपसे पूछ रहा है। पहला सवाल इजी सवाल है। देखो जरा, 11th क्लास के एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड किए हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं। चलो भाई शुरू किया जाए। पहला तो इजी है। डिटॉक्सिफिकेशन, विषहरण कहां पर होता है? भाई विषहरण लिवर में होता है। किडनी में कैसे विषहरण होगा? डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम आपके लिवर का है, यकृत का है। हमेशा याद रखिएगा, शराब पीने से लिवर क्यों खराब होता है? क्योंकि शराब में टॉक्सिन होता है, विष होता है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा ही। विषहरण का काम किसका है? विषहरण का काम जो होता है वो आपके लिवर का होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, डिटॉक्सिफिकेशन लिवर। अच्छा, लिवर ऐसा क्यों कर पाता है? लिवर के पास ऐसे कौन सा सेल ऑर्गेनेल है, ऐसी कौन सी कोशिकांग है जिसके वजह से लिवर ये काम कर पाता है? तो याद रखिएगा, लिवर के पास काफी अधिक मात्रा में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आंत्रद्रव जालिका एक कोशिकांग है। ठीक है, और समतल वाली आंत्रद्रव जालिका, समतल वाली आंतद्रव्य जालिका है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या कर रही होती है? ये विषहरण का काम कर रही होती है। ये विषहरण का काम कर रही होती है। ठीक है, अधिक मात्रा में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसीलिए ये विषहरण का काम कर लेती है। ठीक, चलो अगला सवाल। अगला सवाल पूछ रहा है, इनमें से कौन यूरिकोटेलिक है? यूरिकोटेलिक का मतलब क्या है? यूरिकोटेलिक का मतलब क्या है? जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। सारे नाइट्रोजनस पदार्थ में यूरिक एसिड जो होता है वो सबसे कम विषैला है। कौन है जो यूरिक एसिड का विसर्जन कर रहे होते हैं? सी। याद रखिएगा, स्तनधारी और उभयचर ये दोनों के दोनों मुख्य रूप से यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, यूरिया का उत्सर्जन करते से यूरियोटेलिक हैं। मछलियां मुख्य रूप से अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं, इसीलिए ये अमोनोटेलिक हैं। जितने भी आपके इंसेक्ट हैं, जितने भी आपके कीड़े हैं, इंसेक्ट कीड़े एक ही बात है, जितने भी आपके रेप्टाइल्स हैं, सरीसृप हैं, और जितने भी आपके पक्षी हैं, ये यूरिक एसिड का उत्सर्जन कर रहे हैं। ये यूरिक एसिड का उत्सर्जन कर रहे हैं। अमोनोटेलिक कौन है इनमें से? अमोनोटेलिक मतलब अमोनिया का उत्सर्जन। ठीक है, अमोनोटेलिक मतलब अमोनिया का उत्सर्जन। और ध्यान रखिएगा, सारे में अमोनिया सबसे अधिक विषैला है। कौन है? मछलियां। याद रखिएगा, मैमल्स यूरिया का उत्सर्जन कर रहे हैं, सरीसृप और पक्षी यूरिक एसिड का उत्सर्जन कर रहे हैं। इनमें से यूरिक एसिड सबसे कम विषैला है, और उसको निकालने के लिए भी सबसे कम पानी की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है, 11th क्लास की एनसीईआरटी को अगर आप देखिएगा तो ये शुरू आपका ऐसे ही करती है। 11th क्लास की एनसीईआरटी टॉपिक को शुरू ऐसे ही करती है। चलिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। अमोनिया के बारे कौन सी बात सही नहीं है? मछलियों के शरीर से निकलता है, डिफ्यूजन विसरण के माध्यम से निकलता है, पानी में घुलनशील है, अमोनिया का उत्सर्जन करना अमोनोटेलिक कहलाता है, और किडनी इसके निष्कासन में अहम भूमिका निभाती है। आपको बताना है कौन सी बात सही नहीं है, तो सी बात सही नहीं है। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, लाइफ की जो उत्पत्ति है वो कहां पर हुई है? वो पानी में हुई है। ठीक है, जो फिशेज हैं, मछलियां हैं, वो पानी में रहती हैं, और पानी में रहने के वजह से वो अमोनिया का उत्सर्जन करती है।
ठीक है, क्योंकि अमोनिया सबसे जहरीला है और उसको शरीर से निकालने के लिए उतना ही अधिक पानी चाहिए। ठीक है, उतना अधिक पानी उन्हीं के पास होता है जो खुद पानी में रहते हैं, राइट। तो ये अमोनिया का उत्सर्जन करती है, इसीलिए ये अमोनोटेलिक है। जैसे जैसे जीवन की फिर आगे शुरुआत हुई, सबसे पहले वो जानवर खोजे गए जो पानी में आते थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे एनिमल्स की खोज की गई जो लैंड पर रहते हैं, जो जमीन पर रह सकते हैं, तो धीरे धीरे एवोल्यूशन में हमारे अंदर किडनी विकसित होती गई। ठीक है, तो किडनी की भूमिका इसमें नहीं है, अमोनिया उत्सर्जन में किडनी की भूमिका नहीं है। किडनी की भूमिका आती है यूरिया उत्सर्जन में। बात समझ में आया? अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो 11th क्लास की, तो उसमें लाइन लिखी हुई है। ठीक है, ये अडेप्टेशन, पानी की कमी से जो अडेप्टेशन है, अनुकूलन है, जैसे जैसे जीवों की खोज की गई जो कि जमीन पर रहते थे, जो कि पानी में नहीं रहते थे, तो हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीज की खोज हुई जो एक तरीके से पानी को बचाना था, क्योंकि हम पानी में नहीं रहते, हम जमीन पर रहते हैं, इसीलिए हमारे शरीर में किडनी का एक तरीके से विकास हुआ। कॉकरोच का उत्सर्जी अंग कौन सा है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। कॉकरोच का उत्सर्जी अंग, कॉकरोच, अगर क्वेश्चन में अर्थवर्म होता तब आप क्या लिखते? नेफ्रीडिया। अगर क्वेश्चन में फ्लैट वर्म होता यानी चपटे कृमि होते तब आप क्या कहते? फ्लेम सेल। मानव होता तो किडनी कहते। कॉकरोच में कौन सी है? मैल्फिजियन टिब्यूल यानी मैल्फिजियन नालिका। एनसीईआरटी के बाहर का सवाल है, नया सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कौन है जो अमोनिया का उत्सर्जन कर रहे हैं गुआनिन के रूप में? एक और नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसका नाम है गुआनिन। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। अमोनोटेलिक मतलब अमोनिया का उत्सर्जन करना, यूरियोटेलिक मतलब यूरिया का उत्सर्जन करना, यूरिकोटेलिक मतलब यूरिक एसिड का उत्सर्जन करना, तो गुआनोटेलिक मतलब गुआनिन का उत्सर्जन करना। अब ये कौन करता है ये अगला सवाल है, इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे। किसमें गुआनोटेलिज्म देखा जाता है, मतलब कौन से ऐसे जीव हैं जो गुआनिन का एक्सक्रीशन करते हैं? गुआनिन भी एक नाइट्रोजनस पदार्थ है, गुआनिन का उत्सर्जन कौन करते हैं? मछलियां। अरे मछलियां तो अमोनिया निकालती हैं, मछलियां अमोनिया निकालती हैं, पक्षी यूरिक एसिड निकालते हैं और उभयचर यूरिया निकालते हैं, मेरे और आपकी तरह। मकड़ी बिच्छू ये सब क्या निकालते हैं? ये सब गुआनिन निकालते हैं। ठीक है, मकड़ी और आपके ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। नाइट्रोजनस जो अपशिष्ट है वो मुख्यतः किस रूप में उत्सर्जित होता है? जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है वो मुख्यतः किस रूप में उत्सर्जित होता है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। टैडपोल और फ्रॉग में क्या अंतर है? टैडपोल फ्रॉग का बच्चा है, वो पानी में रहता है, ठीक है, और फ्रॉग पानी और जमीन दोनों पे रह पाता है। ध्यान रखिएगा, टैडपोल में अमोनिया होता है क्योंकि टैडपोल पानी में रहता है, और फ्रॉग एम्फीबियन है, उभयचर है, फ्रॉग में यूरिया निकलता है। फ्रॉग में क्या निकलता है? फ्रॉग में यूरिया निकलता है, ठीक है, क्योंकि टैडपोल यानी फ्रॉग का बच्चा पानी में रहता है। नेक्स्ट, गलत कथन को आपको चुनना है। गलत कथन को चुनना है। अमोनिया के उत्सर्जन में किडनी की भूमिका नहीं है, सही बात है, क्योंकि अमोनिया का उत्सर्जन जो होता है वो पानी में होता है, ठीक है। यूरियोटेलिक अधिकांश वेस्ट जो होता है वो यूरिया के रूप में निकालते हैं। अमोनिया और यूरिया प्रोटीन के चयापचय से उत्सर्जित है, मतलब सारी बातें सही हैं। सारी बातें क्या हैं? सारी बातें सही हैं। आपको गलत चुनना था, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सबका सब बात सही है, बिल्कुल सही बात है। हम लोग खाने में प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन नाइट्रोजन का बना होता है और उसी के वजह से अमोनिया एंड यूरिया
बनते हैं। नेक्स्ट, प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल के बारे में कौन सी बात सही है? अब ये एनसीईआरटी की लाइन से बनाया गया सवाल है। क्लास 11 की एनसीईआरटी की अगर आप लाइन देखिएगा उससे लिया गया सवाल है। प्रोटोनेफ्रीडिया प्लैटीहेलमिन्थस में, प्लैटीहेलमिन्थस जैसे कि प्लेनेरिया। रोटिफर किसको कहते हैं? रोटिफर छोटे छोटे जंतु होते हैं जो पानी में तैरते हैं। रोटिफर किसको कहते हैं? छोटे छोटे जंतु होते हैं जो पानी में तैरते हैं। और कुछ एनालिड, सारे एनालिड नहीं, अर्थवॉर्म एनालिड है, सारे एनालिड नहीं लिखा है, कुछ एनालिड लिखा है, कुछ एनालिड लिखा है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो कुछ सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा भी एक तरीके से पुराने रज्जु की ही होते थे, एम्फियोक्सिस में देखा जाता है। प्रोटोनेफ्रीडिया कुल मिलाकर किससे संबंधित है? शरीर में पानी और आयतन, शरीर में पानी और आयतन के बैलेंस से संबंधित है, यानी वाटर एंड मिनरल से संबंधित है। अगर आप गौर से एनसीईआरटी की लाइन पढ़िएगा, हम आपको वापस से बता रहे, 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी खोलिएगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन, उसमें आपको ये सारी बातें दिखेंगी। ये सब बातें सही हैं, ये सारी की सारी बातें सही हैं, ठीक है। तो जो हम लोग पढ़ते हैं आमतौर पे कि भाई प्रोटोनेफ्रीडिया प्लैटीहेलमिन्थस में होता है, आपकी एनसीईआरटी 11th क्लास की उसको एक कदम और आगे बताती है, ठीक है। तो प्लीज इसको लिख लीजिएगा कि जो प्रोटोनेफ्रीडिया है, इसी प्रोटोनेफ्रीडिया को हम लोग फ्लेम सेल भी कहते हैं। ये कहां कहां देखा जाता है, किस किस का उत्सर्जी अंग है? ये प्लैटीहेलमिन्थस का उत्सर्जी अंग है। प्लैटीहेलमिन्थस बोले तो चपटे कृमि, ये आपके चपटे कृमि का भी उत्सर्जी अंग है। और किसका उत्सर्जी अंग है? रोटिफर, रोटिफर छोटे छोटे जंतु होते हैं जो कि पानी में तैर रहे होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे जंतु होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं? पानी में तैर रहे होते हैं, ठीक है। और किसका उत्सर्जी अंग है? कुछ एनालिड, कुछ एनालिड का उत्सर्जी अंग है। और तो और सिफेलोकॉर्डेटा जैसे एम्फियोक्सस, एम्फियोक्सस। सिफेलोकॉर्डेटा क्या होता है? नोटोकॉर्ड जानते हैं, नोटोकॉर्ड जानते हैं सब, नोटोकॉर्ड यानी पृष्ठरज्जु। हम सबके पास नोटोकॉर्ड है, हम सबके पास पृष्ठरज्जु है, और उसी से हमारा वर्टिब्रा यानी कशेरुक विकसित हुआ है, ठीक है। सिफेलोकॉर्डेटा ऐसे जंतुओं को कहा जाता है जहां पर नोटोकॉर्ड क्या होता है? सिर से लेके शरीर के अंत तक, हेड टू टेल, सिफेलो मतलब सिर, यानी नोटोकॉर्ड सिर वाले हिस्से से पूंछ वाले हिस्से तक मौजूद है। तो सिफेलोकॉर्डेटा जैसे एम्फियोक्सिस उसका उदाहरण है। ये भी क्या है? ये भी ऐसे जानवर हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है, जिनके पास नोटोकॉर्ड यानी कि पृष्ठरज्जु होता है। तो इन सब के पास प्रोटोनेफ्रीडिया उत्सर्जी अंग है। यही अंतर है एनसीईआरटी की लाइन से सवाल बनाने में, ठीक है। ये सवाल कहीं पूछा नहीं गया, एनसीईआरटी की लाइन से हमने आपके लिए बनाया है। चलिए जी, मैच करिए। नेफ्रीडिया किस में देखा जाता है? अर्थवॉर्म में। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा। मैल्फीजियन नालिका कॉकरोच में देखी जाती है, बी का 3 हो जाएगा। ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड, यहां से हमको पता चलता है कि हरित ग्रंथि को ग्रीन एंटीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। जो प्रॉन में, जो कि झींगा में देखा जाता है, ग्रीन ग्लैंड को एंटीनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। फिर से एनसीईआरटी की लाइन से बना हुआ सवाल, ठीक है। सी का क्या हो जाएगा? सी का 1 हो जाएगा। 2 3 1, 2 3 1, 2 3 1, ये रहा सही सवाल, ये रहा आपका सही जवाब। बात समझ में आया? जीजे, जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, मैमल्स में कौन से भाग में देखा जाता है? अब ये तो कॉमन सेंस करोगे, कहोगे मैम आप एक्सक्रीशन पढ़ा रही हैं, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन, इसमें नेफ्रॉन ही होता है, ठीक है। अभी आपको थोड़ी देर में हम बताएंगे, जीजे सेल से रेनिन निकलता है, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम जेजी सेल कहते हैं, जेजी सेल, ठीक है। जेजी सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। जेजी सेल कहां पर होती है? किडनी में होती है। और किडनी किसकी बनी होती है? किडनी बनी होती है नेफ्रॉन की,
किडनी किसकी बनी होती है? नेफ्रॉन की बनी होती है। हेनले लूप किसमें मौजूद है? हेनले लूप किसमें मौजूद है? अब यहां पर हम आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझा देते हैं, ठीक है। आपकी किडनी, आपके पास कितनी किडनी है? आपके पास 2 किडनी है। एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन होते हैं? एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। एक नेफ्रॉन कुछ इस प्रकार का दिख रहा होता है। नेफ्रॉन किसका बना होता है? नेफ्रॉन बना होता है केशिका के गुच्छे का, कैपिलरी यानी केशिका का गुच्छा, जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। केशिका क्या होती है? छोटी छोटी पाइप होती है जिसमें जिसमें खून भरा रहता है, ठीक है। तो ये जो केशिका का गुच्छा है, कैपिलरीज का जो गुच्छा है, इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। जाहिर सी बात है, इसके अंदर खून होगा, ठीक है। ग्लोमेरुलस के नीचे पाया जाता है बोमेन कैप्सूल यानी बोमेन संपुट। याद रखिएगा, इन दोनों को इकट्ठे मैल्फिजियन बॉडी कहा जाता है। मैल्फिजियन बॉडी। अगर आपके सामने मैल्फिजियन टिब्यूल बोले, मैल्फिजियन नालिका बोले, तो वो कॉकरोच में होता है। मैल्फिजियन टिब्यूल या मैल्फिजियन नालिका कॉकरोच में होता है, और मैल्फिजियन बॉडी सिर्फ एक शब्द का अंतर है। मैल्फिजियन बॉडी ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट को मिलाकर के कहते हैं। इसके नीचे ये ट्यूब जाती है, पीसीटी कहते हैं। पी यानी प्रॉक्सिमल यानी पास, ग्लोमेरुलस के पास है, और ये ट्यूब घुमावदार है, ठीक है। ये जो हेयरपिन जैसे यू शेप जैसा स्ट्रक्चर आ रहा है, इसको हेनले का लूप कहते हैं। ये है डिस्टल, डिस्टल यानी दूर, क्योंकि ये ट्यूब आपके ग्लोमेरुलस से दूर है। और अंतिम भाग है इसका संग्राहक वालिका, संग्राहक वाहिनी, कलेक्टिंग डक्ट। ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल को मिलाकर के मैल्फिजियन बॉडी कहते हैं वैभव। ये ग्लोमेरुलस, ये बोमेन कैप्सूल, इनको इकट्ठे मैल्फिजियन बॉडी का नाम दिया जाता है, ठीक है। ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम एक एक सब पे बात करेंगे क्वेश्चन पर। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसमें देखा जाता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसमें देखा जाता है? ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखा जाता है अमीबा में, ठीक है। एक कोशिकीय जीव है अमीबा, उसमें देखा जाता है। इसका काम क्या है? काम क्या है? ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या काम करता है? अच्छा, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में क्या फर्क है? ए और सी में क्या फर्क है? मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत बारीक अंतर है लेकिन आपको जानना चाहिए। एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर से हानिकारक चीजों को निकाल देना। एक्सक्रीशन का मतलब क्या है? शरीर से हानिकारक चीजों को निकाल देना। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है? शरीर में वाटर एंड मिनरल बैलेंस, यानी पानी और खनिज, पानी और आयंस का संतुलन बनाकर रखना। बात समझ में आया? एक्सक्रीशन का मतलब है कि खराब पदार्थों को शरीर से निकाल देना। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है? कि शरीर में मिनरल्स और पानी, जो खनिज जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, इन सब का एक तरह से संतुलन बनाकर रखना। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो संकुचनशील रिक्तिका है किसमें? अमीबा में। उसका प्रमुख कार्य ऑस्मो रेगुलेशन है। उसका प्रमुख कार्य लिखा है मेजर फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन है। उसके लिए वो अधिकतर पानी को बाहर निकाल देता है, ठीक है। उस संतुलन को बनाए रखने के लिए वो पानी को क्या करता है? बाहर निकालता है। सवाल में है प्रमुख कार्य। नेक्स्ट, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन क्या करें, सिंपल भी आना चाहिए। मानव उत्सर्जन तंत्र का सही क्रम आपको बताना है। मानव उत्सर्जन तंत्र का सही क्रम आपको बताना है। चलिए जी। बिल्कुल, यूरिन कहाँ बनता है? सबसे पहले किडनी। किडनी कितनी है संख्या में? 2 है अपने पास, ठीक है। यूरिन किडनी में बनता है, इस मूत्र वाहिनी से बाहर निकलता है, ब्लैडर में इकट्ठे होता है और यूरेथ्रा से, शरीर से बाहर निकल जाता है। यानी सबसे पहले किडनी आता है,
किडनी के बाद यूरेटर मूत्रवाहिनी और फाइनली ब्लैडर, ब्लैडर में इकट्ठा होता है और यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। सिंपल सवाल है लेकिन सिंपल भी आने चाहिए। चलिए फिर से बढ़िया सवाल 11th क्लास की एनसीईआरटी के लेवल का। किडनी में क्या नहीं पाया जाता? इनमें से क्या चीज किडनी में नहीं होती? हाइलम, वासा रेक्टा, कैलिक्स, वासा एफरेंशिया। ठीक है, ये आपके सामने जो तस्वीर है ये क्लास 11 एनसीईआरटी की है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आपकी किडनी को दो भाग में बांटा जाता है। ठीक है, किडनी का बाहर वाला भाग कहलाता है कॉर्टेक्स और किडनी का अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? अंदर वाला भाग मेडुला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किडनी को हम लोग दो भाग में बांट देते हैं। बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले पार्ट को मेडुला कहते हैं। कॉर्टेक्स समझ गए, बाहर वाला पार्ट। अब ये जो मेडुला वाला पार्ट है, इस मेडुला में पिरामिड आकार की चीजें मौजूद होती हैं। जो मेडुला है, मेडुला के अंदर ऐसे ऐसे काफी सारे पिरामिड देखे जाते हैं। तो जो मेडुला वाला हिस्सा है वो किस रूप में है? वो पिरामिड के रूप में है। ठीक है, इन पिरामिड के बीच में कॉर्टेक्स घुसा रहता है और इस जगह को हम कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी। ठीक है, इस पिरामिड की जगह पे, पिरामिड के बीच में जो जगह होती है इसको हम क्या कहते हैं? कॉलम ऑफ बर्टीनी, या हिंदी में कहते हैं बर्टीनी स्तंभ। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं बर्टीनी स्तंभ। यहां पर आप देख रहे हैं कि इस जगह को बिल्कुल मेडुला से जस्ट नीचे, इस पिरामिड से जस्ट नीचे क्या मौजूद है? कैलिक्स मौजूद है। क्या मौजूद है? कैलिक्स मौजूद है। ठीक है, यानी ये जगह क्या कहलाई? ये जगह कैलिक्स के नाम से जानी गई। किडनी का आकार कुछ इस प्रकार का होता है। ये गड्ढा है जहां से आपकी यूरेटर, जहां से आपकी मूत्रवाहिनी निकल रही है। ये गड्ढा है जहां से यूरेटर, मूत्रवाहिनी, आर्टरी, वेन ये सब निकलते हैं। इसी गड्ढे को हम लोग हाइलम कहते हैं। इसी गड्ढे को हम लोग हाइलम कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि हाइलम किडनी का भाग है, कैलिक्स किडनी का भाग है। वासा रेक्टा क्या होता है? लूप ऑफ हेनले, जो लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले के ही पैरेलल में किडनी में लूप ऑफ हेनले जो हमने आपको दिखाया था, उसी के पैरेलल में इस तरह से कुछ कैपिलरीज होती हैं, कुछ तरह से कुछ केशिकाएं होती हैं जिनको वासा रेक्टा कहा जाता है। जिनको क्या कहा जाता है? जिनको वासा रेक्टा कहा जाता है। इसका मतलब ये सब क्या है? किडनी के भाग हैं। वासा एफरेंशिया कहाँ होता है? ये पुरुष में होता है और पुरुष के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, पुरुष के प्रजनन तंत्र में होता है, मेल बॉडी में होता है, पुरुष में होता है, मेल बॉडी में होता है। ठीक है, मेल के रिप्रोडक्शन में होता है। पुरुष के प्रजनन तंत्र का क्या है? ये भाग है। कह रहा है नेफ्रॉन में कौन सा नहीं पाया जाता? वासा एफरेंशिया। ठीक है, देखो बेटा, मैक्सिमम जो मुश्किल बन सकते हैं ना, हम आपको बता देते हैं। चलिए, अब आपसे सबका काम पूछ रहा है। आपसे क्या कर रहा है? सबका काम पूछ रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले यूरिन बनना, सुसु बनना चाय बनने के जैसा है। सबसे पहले सारी गतिविधि शुरू होती है ग्लोमेरुलस से। ठीक है, ग्लोमेरुलस से आपका ब्लड छन कर बोमेन कैप्सूल में आ जाता है। तो सबसे पहली प्रक्रिया है रक्त का छन कर आना। रक्त का छन कर आना ग्लोमेरुलस छान कर नीचे भेजता है। ठीक है, क्या छान कर नीचे भेजता है? रक्त को छान करके नीचे भेजता है। इस बोमेन कैप्सूल में क्या क्या आता है? इस बोमेन कैप्सूल में प्लाज्मा का पानी आता है, यूरिया आता है, ग्लूकोज आता है, कुछ मिनरल्स आते हैं, कुछ खनिज आते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स आते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ नीचे छन कर आता है। राइट, तो यही छानने की प्रक्रिया फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम पे जानी जाती है। तो बी का क्या हो जाएगा? बी का 4 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? बी का 4 हो जाएगा। अब कितना छन कर आता है? छन कर कितना आता है? ये सारी चीजें जो छन कर आती हैं इनको फिल्ट्रेट कहते हैं। ये 1 मिनट में आता है 125 ml
और पूरे दिन में आता है 180 लीटर। ठीक है, 1 मिनट में आता है 125 ml और पूरे दिन में आता है 180 लीटर। ठीक है, अब आप कितना सूसू करते हो दिन का? 1 से 1.5 लीटर। यानी कि किडनी को पता चल जाता है कि अरे भैया मेरी औकात नहीं है, हम छान के ले तो आए 125 ml 1 मिनट में, 1 मिनट में 125 ml, लेकिन हमारा औकात नहीं है इतना बाहर निकालने का। इसीलिए बाकी सी चीज हम क्या कर देते हैं, बाकी चीजें लौटा देते हैं। जिसको छान के लाए थे उसको वापस से ब्लड में लौटा देते हैं। ब्लड में लौटाने की प्रक्रिया पुनः अवशोषण कहलाती है और अधिकांश पुनः अवशोषण पीसीटी करता है। ठीक है, यानी सी का 1 होगा। अधिकांश रीएब्जॉर्प्शन है ना, पीसीटी अधिकांश रीएब्जॉर्प्शन करता है, खास तौर पर ग्लूकोज का। ठीक है, ये ग्लूकोज अमीनो एसिड जो भी छन कर आए इसको वापस से क्या करता है, ब्लड में लौटा देता है। वापस से क्या कर देता है, ब्लड में लौटा देता है। लूप ऑफ हेनले क्या करेगा? आपका जो लूप ऑफ हेनले है वो आपके यूरिन में पानी की मात्रा एक तरीके से कम करता है, आपके यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करता है। यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करता है मतलब पानी की मात्रा कम करता है, पानी और खनिज का संतुलन बनाकर रखता है। इसका मतलब है कि हेनले लूप यानी ए क्या करेगा, परासरण दाब बनाकर रखेगा, पानी और खनिज का संतुलन बनाकर रखेगा। ठीक है, इसके बाद जैसे यूरिन बनता जाता है, यूरिन बनता जाता है, जो आपका डीसीटी है, डीसीटी है ना, कहां गया मेरा स्ट्रक्चर, आपका जो डीसीटी है, ये रहा डीसीटी, ये आपके यूरिन में 3 हानिकारक चीजें का स्राव करता है। ये जो डीसीटी है ये सिक्रीशन करता है, हानिकारक चीजों का स्राव करता है। कौन कौन सी हानिकारक चीजें? H+, K+, अमोनिया। ये 3 हानिकारक चीजें हैं जो आपके ब्लड में होती हैं और डीसीटी उसको फेंक देता है। ठीक है, यानी डी का क्या हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा, 2413, 2413, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चल सकते हैं अगले सवाल पे। पूरा यूरिन फॉर्मेशन हमने पढ़ा। आपसे कह रहा है कि जो रीएब्जॉर्प्शन होगा, है ना, आपने ये देखा कि छान कर आ गया, वोमेन संपुट में छन कर आ गया, कितना छन कर आ गया, 125 ml 1 मिनट में और पूरे दिन का 180 लीटर। ठीक है, अब ये जो छन कर आया इसको वापस से ब्लड में लौटा दिया जाता है, इसको वापस से ब्लड में लौटा दिया जाता है। तो कह रहा है किस प्रक्रिया से आप इसको ब्लड में लौटाते हैं। ठीक है, किसी भी चीज का ज्यादा से कम मात्रा की तरफ जाना अपने आप होता है और इसमें एनर्जी नहीं लगती। ठीक है, यानी कि ये पैसिव है, ये निष्क्रिय है, अपने आप ही चली जाती है। यहां पर ज्यादा होगी, ब्लड में कम है तो अपने आप ही इसको लौटा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ग्लूकोज को कुछ कैरियर मॉलिक्यूल्स यानी कि कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ग्लूकोज को लौटाने के लिए कुछ कैरियर प्रोटीन की, कुछ वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसका मतलब है आंसर डी हो जाएगा क्योंकि ए और सी दोनों सही है। कैरियर वाहक की आवश्यकता किसको होती है, ग्लूकोज को। ठीक है, क्यों लौटाना जरूरी है, पुनः अवशोषण रीअब्जॉर्प्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि हम छान कर ले आए हैं दिन का 180 लीटर या 1 मिनट में 125 ml, औकात से बाहर है, इसीलिए वापस लौटा रहे हैं ब्लड को, इसीलिए ब्लड को वापस लौटा रहे हैं। अगला सवाल, बोमन संपुट को, बोमन कैप्सूल को कौन सी एपिथेलियम, ये जो बोमन संपुट है कप जैसा, बताइएगा इसमें कौन सी उपकला ऊतक होती है, इसमें कौन सी उपकला ऊतक होती है। क्योंकि बोमन संपुट से सारी चीजें फिल्टर होकर नीचे पीसीटी में जाती हैं, नीचे पीसीटी में जाती हैं, तो जाहिर सी बात है यहां पर बहुत पतली लेयर होती है। यहां पर क्या होती है, यहां पर बहुत पतली सेल्स होती हैं, यहां पर क्या होती हैं, बहुत ही पतली सेल्स होती हैं और सबसे पतली आपकी शल की उपकला ऊतक है। स्क्वोमस एपिथेलियम है क्योंकि ये बहुत पतली है ना। आप चाहते हैं कि आराम से छन कर नीचे चली जाए, उसके लिए आपको ऐसी एपिथेलियम चाहिए जो कि पतली हो, ना कि मोटी हो। बाइल, पित्त
पित्त का रंग जो होता है ना वो येलोइश ब्राउन होता है। पित्त का कलर जो होता है, बाइल का कलर जो होता है वो येलोइश ग्रीन होता है, सॉरी येलोइश ब्राउन नहीं, येलोइश ग्रीन। ठीक है, पीला और हरा के बीच, मोस्टली पीला लेकिन उसमें हल्का हरा भी होता है। तो आपसे कह रहा है कि ये जो पीला हरा बाइल का है वो रंग कहां से आया? बिल्कुल सही। होता क्या है कि आरबीसी टूटते हैं और आरबीसी के टूटने पर सबसे पहले बनता है बिलीवर्डिन। आरबीसी के टूटने पर सबसे पहले कौन सा पिगमेंट बनता है? सबसे पहले पिगमेंट बनता है जिसका नाम है बिलीवर्डिन। ठीक है, फिर ये बिलीवर्डिन बिलीरुबिन में परिवर्तित हो जाता है। बिलीरुबिन का कलर पीला है, बिलीवर्डिन हरा है, इसीलिए बाइल का कलर पीला हरा होता है। ठीक है, बिलीरुबिन का कलर पीला होता है, बिलीवर्डिन का कलर कैसा होता है? बिलीवर्डिन का कलर ग्रीन होता है। याद रखिएगा, ये येलो है और ये ग्रीन है, यानी कि हरा है। कुल मिलाकर जो बाइल है, बाइल के अंदर ये दोनों पिगमेंट्स होते हैं, ये दोनों वर्णक होते हैं। ठीक है, पिगमेंट का मतलब है जो किसी चीज को कलर दे, किसी चीज को रंग दे। चलिए भाई, अच्छा सवाल है। केचुआ, कनखजूरा, झींगा, चपटा कृमि, चारों का क्रम में बताइए। केचुआ, कनखजूरा, झींगा, चपटा कृमि। केचुआ में क्या होता है भाई? केचुआ में नेफ्रीडिया होता है। सेंटीपीड, कनखजूरा क्या है? कीड़ा होगा, इसमें क्या होगा? मैल्फिजियन टिब्यूल होगा। प्रॉन, झींगा में क्या होगा? ग्रीन ग्लैंड होगी। और फ्लैटवर्म में फ्लेम सेल होगी, यानी ज्वाला कोशिका होगी, या प्रोटोनेफ्रीडिया होगी। सी है करेक्ट आंसर, सी है करेक्ट आंसर। ये अच्छा सवाल है। हमारे शरीर में ऐसा यूरिन बनता है, ठीक है, आप कभी भी यूरिन अगर जाते हो तो ऐसा नहीं कि यूरिन में सिर्फ पानी निकल रहा है। ठीक है, यूरिन में पानी के साथ कुछ आयंस भी निकल रहे होते हैं। अधिकांश पानी होता है, पानी के साथ आयंस भी निकल रहे हैं। तो हमारे शरीर में यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बनता है। कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या है कि उसमें सिर्फ पानी नहीं होता, उसमें कुछ खनिज भी होते हैं। वो किस वजह से है? ठीक है, तो आपको हम बताना चाहेंगे बेटा, वो होता है लूप ऑफ हेनले के वजह से। कैसे है अभी आपको समझा रहे हैं। ये लूप ऑफ हेनले है। ठीक है, अब देखिए, लूप ऑफ हेनले के इस हिस्से में जो सुसु होता है वो ऊपर वो ऊपर से नीचे जाता है। जब कोई चीज ऊपर से नीचे जाती है तो हम उसको कहते हैं कि ये हिस्सा डिसेंडिंग हिस्सा है। ये हिस्सा डिसेंडिंग हिस्सा है, यानी कि अवरोही हिस्सा है, यानी कि अवरोही हिस्सा है। जबकि दूसरे हिस्से में ये जाता है नीचे से ऊपर। ठीक है, इस वाले हिस्से में यूरिन जाता है नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर को आरोही हिस्सा कहते हैं, अंग्रेजी में असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। अब होता क्या है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है, ठीक है, यानी जो अवरोही हिस्सा है, लूप ऑफ हेनले का अवरोही हिस्सा, ये सिर्फ और सिर्फ पानी को बाहर आने की अनुमति देता है। यानी आपके यूरिन में जो पानी है वो सारा का सारा पानी बाहर आ गया। बाहर मतलब ब्लड को लौटा दिया गया। ठीक है, आपके यूरिन में जो पानी है वो क्या किया गया? वो बाहर आ गया। बाहर आने का मतलब है ब्लड को लौटा दिया गया। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पानी को बाहर जाने की अनुमति देता है। अब आप खुद सोचिए, यूरिन से अगर पानी निकल जाएगा, वापस ब्लड को लौटा दिया जाएगा, तो क्या आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा? बिल्कुल। ठीक है, यानी यहीं पर यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो गया। अब एसेंडिंग लिम्ब, इसका जो आरोही हिस्सा होता है, ये सिर्फ मिनरल्स, ये सिर्फ खनिज जैसे Na+ और Cl- को बाहर जाने की अनुमति देता है। ठीक है, इसका जो असेंडिंग हिस्सा है, आरोही हिस्सा है, ये सिर्फ और सिर्फ खनिज को बाहर जाने की अनुमति देता है, और ऐसा करके आपका यूरिन सांद्र हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो जानवर
डेजर्ट्स में रहते हैं, जैसे कैमल है ना, उनका लूप ऑफ हेनले ज्यादा लंबा होता है। जो पानी की कमी में रहते हैं उनका लूप ऑफ हेनले उतना ज्यादा लंबा, ताकि कम से कम पानी सुसु में वेस्ट हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी क्या कर दिया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी ब्लड को लौटा दिया जाए। ठीक है। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं जी? एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? बताओ, फटाफट बताओ। एक किडनी में 10 लाख। ठीक है, एक किडनी में 10 लाख टोटल पूछता तब आप 20 लाख लिखते। देखिए, किडनी का एक काम है, आपके शरीर में जो यूरिया बन रहा है उसको बाहर फेंकेगी। ठीक है, उसको बाहर फेंकेगी सुसु के माध्यम से। मान लेते हैं किडनी अपना काम नहीं कर पाए, मान लेते हैं किडनी अपना काम नहीं कर पाए, किडनी फेल हो जाए, तो शरीर से यूरिया बाहर नहीं निकल पाएगा और आपको हो जाएगा यूरेमिया। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप डायलिसिस करवाएंगे। हीमोडायलिसिस मतलब आर्टिफिशियल किडनी का सहारा लेंगे। मतलब आपके शरीर का किडनी यूरिया नहीं निकाल पा रहा, आपके शरीर का किडनी यूरिया नहीं निकाल पा रहा, तो आपको यूरेमिया हो गया है। यूरेमिया का मतलब क्या है? रक्त में यूरिया का संचय। यूरेमिया मतलब रक्त में यूरिया का संचय, क्योंकि किडनी उसको बाहर नहीं निकाल रही, तो हम एक कृत्रिम किडनी का सहारा लेंगे और उसी को डायलिसिस कहते हैं। हीमोडायलिसिस मतलब खून का डायलिसिस। कैसे है, क्या है, आने वाले क्वेश्चंस में बात करेंगे। ये आया बढ़िया सवाल, ये आया बढ़िया सवाल। एक नंबर का सवाल आया, आराम से पढ़ो, आंसर करो। हो जाएगा हमको। देखिए, सिक्रीशन कह रहा है, सिक्रीशन यानी स्त्राव कह रहा है, स्त्राव। सिक्रीशन आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जो आपकी डीसीटी होती है ना, जो आपकी डीसीटी होती है, ब्लड डीसीटी के अंदर है ना, इस ट्यूब के अंदर आपका यूरिन है, ब्लड डीसीटी के अंदर H+ K+ अमोनिया को फेंक देता है, H+ K+ अमोनिया को फेंक देता है। ठीक है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये वाला बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, ये फिल्ट्रेट मतलब सुसु के वॉल्यूम को बढ़ाता है। ये क्या करता है? सुसु के वॉल्यूम को बढ़ाता है। ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किडनी के फंक्शन का हम आपको रास सिस्टम पढ़ाएंगे, अभी आज की ही क्लास में पढ़ाएंगे, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, तो किडनी का कार्य आपके शरीर में बीपी नियंत्रण करना भी रास का ही काम है। रास कैसे काम करता है अभी बता रहे हैं। आपका यूरिन जो है वो आपके प्लाज्मा की तुलना में 4 गुना कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब सांद्र है। कॉन्सेंट्रेट होने का मतलब क्या है? हाइपरटोनिक होने का मतलब क्या है? हाइपर यानी ज्यादा, किस चीज की मात्रा ज्यादा? आयंस की मात्रा ज्यादा। ऐसा नहीं है कि आपके यूरिन के अंदर आयंस नहीं है, आपके यूरिन में आयंस की मात्रा अच्छी है। ठीक है, और बिल्कुल 4 गुना है, 4 गुना आपके प्लाज्मा की तुलना में 4 गुना अधिक है। ये भी क्वेश्चन हम आज के इसमें डाले हैं क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन से सवाल है, ये भी बात सही है। चौथा, क्रियाटिनिन, क्रियाटिनिन भी एक प्रकार का वेस्ट है, और ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी के अपघटन से बनता है नहीं। ये क्रियाटिनिन जो है, एक तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है और दूसरा ये एटीपी के ब्रेकडाउन से नहीं बनता, ये क्रियाटिन फॉस्फेट टूटने से बनता है। ये आपकी मसल में जो क्रियाटिन फॉस्फेट है,
ठीक है, क्रिएटिन फॉस्फेट के विघटन से बनता है, क्रिएटिन फॉस्फेट के टूटने से बनता है, ना कि एटीपी के टूटने से। एटीपी के टूटने से तो आपको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ये बात गलत है। ठीक है, इसीलिए आंसर डी होगा। एक नंबर का मुश्किल सवाल, एक नंबर का मुश्किल सवाल। ठीक है, रास सिस्टम पढ़ ले, रास सिस्टम पढ़ लेते हैं, है ना, आज की क्लास में काम आ जाएगा आपको। रास सिस्टम, हम जो आपको सिस्टम पढ़ा रहे हैं, फोटो देख के डरना नहीं। रास सिस्टम सबसे पहले आर से आता है रेनिन। आर से क्या आता है? आर से आता है रेनिन। ये रेनिन कौन बनाता है? ये रेनिन बनाती है आपकी किडनी। ये रेनिन कौन बनाता है? ये रेनिन का निर्माण करती है आपकी किडनी। ठीक है, सबसे पहले रास सिस्टम में आर फॉर क्या होता है? आर फॉर रेनिन होता है, और रेनिन का निर्माण कौन कर रही होती है? आपकी किडनी कर रही होती है। ए से क्या आता है? ए से आता है एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियोटेंसिनोजेन, हमने पहले भी आपको ये बात बताई है कि किसी शब्द के अंत में अगर ओजन लगे, किसी शब्द के अंत में अगर ओजन लगे मतलब वो इनएक्टिव है, सुस्त है। इस एंजियोटेंसिनोजेन का उत्पादन करता है आपका लिवर, यानी कि आपका यकृत। ठीक है, तो हम क्या बताए? आपका जो किडनी है, यानी कि जो आपका वृक्क है, वो किसका निर्माण करता है? वो रेनिन का निर्माण करता है। आपका लिवर यानी आपका यकृत किसका निर्माण करता है? एंजियोटेंसिनोजेन का निर्माण करता है। क्या ये किसी काम का है? बिल्कुल भी नहीं, ये इनएक्टिव है, सुस्त है। यानी इस एंजियोटेंसिनोजेन को एक्टिव करने का जरूरत है, इसको चुस्त करने का जरूरत है, इसको एंजियोटेंसिन में बदलने का जरूरत है ना, क्योंकि ओजन का मतलब सुस्त है। इसको एंजियोटेंसिन में बदलने के लिए किसकी भूमिका है? यही रेनिन की भूमिका है। ठीक है, तो एंजियोटेंसिन में बदलने के लिए किसकी भूमिका है? रेनिन की भूमिका है। तो अपना रेनिन क्या करेगा? इस सुस्त को चुस्त करेगा, इस सुस्त को चुस्त करेगा, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में बदलेगा। ठीक है, इसके बाद रोल आता है आपके लंग का। किडनी और लिवर का रोल यहां पर खत्म, अब रोल आता है आपके लंग का, यानी आपके फेफड़ा का। आपका फेफड़ा एक एंजाइम बनाता है, नाम है एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम। आपका फेफड़ा एस एंजाइम बनाता है और ये एंजियोटेंसिनो 1 को 2 में बदल देता है। ये एस एंजाइम जो है, ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में बदल देता है। अब ये एंजियोटेंसिन 2 जगह पर काम करता है। एक तो आपके ब्लड वेसल पर काम करता है, यानी आपकी रक्त वाहिका पर काम करता है, और रक्त वाहिका को दबा देता है, उसके साइज को छोटा कर देता है। रक्त वाहिका को क्या कर देता है? रक्त वाहिका को छोटा कर देता है, सकरा कर देता है। और सकरा होगा तो जाहिर सी बात है प्रेशर बढ़ेगा। सकरा हो जाएगा तो क्या होगा? अगर आपकी ब्लड वेसल सकरी हो गई, पतली हो गई, तो उनमें प्रेशर बढ़ेगा, उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एंजियोटेंसिन 2 जगह पर काम करता, नाम ही 2 है, याद रखना, 2 जगह पर काम करेगा। एक हमारी ब्लड वेसल पर, एक हमारी रक्त वाहिका पर काम करेगा। रक्त वाहिका को सकरा करेगा और सकरा करने से बीपी बढ़ जाएगा। दूसरा काम कर रहा है आपकी एड्रीनल ग्लैंड पर, अधिवृक्क ग्रंथि पर, और एड्रीनल ग्लैंड से, अधिवृक्क ग्रंथि से निकाल दे रहा है हार्मोन एल्डोस्टेरोन। अधिवृक्क ग्रंथि से क्या निकाल दे रहा है? अधिवृक्क ग्रंथि से निकाल दे रहा है एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन खून से, ये एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? आपके सुसु से सोडियम, पानी सब खींचेगा, आपके सुसु से खींचकर खून में ले आएगा, सुसु से खींचकर खून में ले आएगा। और आपको पता है कि अगर खून में NaCl आ गया तो आपका बीपी बढ़ेगा। कहते हैं ना, नमक खाने से बीपी बढ़ता है। ये एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? ये एल्डोस्टेरोन
बीपी को बढ़ाएगा, क्योंकि ये काम कर रहा है किस पर, आपकी किडनी पर, और किडनी से NaCl को खींचकर ब्लड में ला रहा है। यही है रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक है, हमने जो भी आपको समझाया यहाँ पर टाइप कर दिए हैं, यहाँ पर आपको टाइप कर दिए। सबसे पहला है किडनी क्या निकालती है, किडनी रेनिन को निकालती है। एंजियोटेंसिनोजन कौन निकालता है, लिवर निकालता है। ठीक है, लिवर जो एंजियोटेंसिनोजन निकालता है वो सुस्त है, उसको चुस्त करने का काम ये रेनिन ही करता है। एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में बदल जाता है एस की मदद से, और एंजियोटेंसिन 2 दो जगह पर काम करता है। एक तो आपकी ब्लड वेसल पर काम करता है, रक्त वाहिका पर काम करता है, ठीक है, और दूसरा आपके अधिवृक्क ग्रंथि पर काम करके एल्डोस्टेरॉन हार्मोन क्या कर देता है, छोड़ देता है। ठीक है, चलिए, तो एक तरीके से ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम सब रेगुलेट करना किसका काम है, आपके किडनी का काम है। सामान्य यूरिन का पीएच 8 से ज्यादा है, बिल्कुल भी नहीं, 6 के लगभग होता है, 6 से 6.5 के लगभग होता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज 25 ग्राम से 25 से 30 mg यूरिया यूरिन में निकलती है। ठीक है, कीटोन बॉडीज अगर यूरिन में मौजूद होती है तो डायबिटीज का इंडिकेटर है। डायबिटीज का क्या है, इंडिकेटर है, बोथ BNC। कितना यूरिया निकलता है यार, 25 से 30 मिलीग्राम या ग्राम, 25 से 30 मिलीग्राम या ग्राम, हमको एनसीईआरटी चेक करके बताओ, तो कंफ्यूजन है इसीलिए पूछ रहे हैं। एनसीईआरटी कोई चेक करके बताएगा, एनसीईआरटी चेक करके कोई बताओ, ये तो हम चेक करते हैं। मिलीग्राम है या ग्राम है, क्लास 11 की एनसीईआरटी में है, कंफ्यूजन है इसलिए पूछ रहे हैं। पक्का ग्राम है, रुको हम चेक कर रहे हैं यार, ग्राम है कि मिलीग्राम है, अभी अभी पता चल जाएगा, अभी पता चलेगा। कोई चेक किया एनसीईआरटी, ऐसे ही कह रहे हो? तुम लोग की बात पे हमको भरोसा नहीं है, हमको खुद चेक करने दो। ग्राम है, एमजी लिख रहा है, कोई एमजी लिख रहा है, कोई ग्राम लिख रहा है, रुको यार। क्यों नहीं मिल रहा हमको वो वाला पॉइंट? ग्राम है, ग्राम 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 है, मैंने भी चेक किया है, ग्राम है। ठीक है, देखो ये ग्राम है, 25 से 30 ग्राम। ठीक है, ग्राम है, चेक कर लिया हम भी, डबल श्योर हुए है ना, हमको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ इसीलिए, इसका मतलब है ये गलत है। ठीक है, नंबर सही है लेकिन यूनिट क्या है, गलत है। तो सही बात क्या हो गई, सी हो गई, कीटोन बॉडीज। और अगर ग्लूकोज आपके यूरिन में होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज है। नेक्स्ट, ऑक्सलेट से भरपूर खाना खा रहे हैं, पानी की कमी हो रही है, और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की मतलब का मतलब है कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक है ना, ऑलरेडी शरीर में कैल्शियम की मात्रा अधिक है, आपने ऑक्सलेट खा लिया तो कुल मिलाकर बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट, और ये धीरे धीरे पथरी का रूप ले लेगा, धीरे धीरे पथरी का रूप ले लेगा, इसीलिए ये किडनी स्टोन को दिखाता है। नेफ्राइटिस, आइटिस का मतलब है सूजन, अगर नेफ्रॉन में सूजन या इन्फेक्शन होगा तो वो नेफ्राइटिस बताएगा। ठीक है, यहाँ साफ लिख दिया, ऑक्सलेट अधिक खा लिया और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है।
मतलब कैल्शियम की मात्रा अधिक है, यानी कैल्शियम ऑक्सलेट बन गया। कौन सा करेक्ट मैच है? अमोनोटेलिज्म यूरिया नहीं, यूरियोटेलिज्म अमोनिया नहीं, यूरिकोटेलिज्म क्रिएटिनिन नहीं, गुआनोटेलिज्म मतलब गुआनिन। कॉमन सेंस वाला सवाल, अच्छा सवाल है। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है, नेफ्रॉन की संरचना क्या है। ये ग्लोमेरुलस, ये बोमेन संपुट, ये आपका पीसीटी, ये आपका लूप ऑफ हेनले, ये आपका डीसीटी। ठीक है, ये पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी, ये ग्लोमेरुलस, ये आपका बोमेन कैप्सूल। हमने आपको ये भी बताया क्या कि किडनी के दो भाग होते हैं, बाहर के पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर के पार्ट को मेडुला कहते हैं। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लूप ऑफ हेनले ही है जो कि मेडुला में रहता है। हमने थोड़ी देर पहले बताया ना, किडनी के दो भाग हैं, बाहर के पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर के भाग को मेडुला कहते हैं। सिर्फ लूप ऑफ हेनले ही है, सिर्फ लूप ऑफ हेनले ही है जो कि मेडुला में रहता है। बाकी सारा कुछ कॉर्टेक्स में रहता है, बाकी सारा कुछ कॉर्टेक्स में रहता है। मैल्फिजियन कॉपर सेल या मैल्फिजियन बॉडी का मतलब क्या है? ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को साथ में कहते हैं। ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट को साथ में हम मैल्फिजियन कॉपर सेल का नाम देते हैं। सब कुछ कॉर्टेक्स में रहता है, सिर्फ लूप ऑफ हेनले मेडुला में रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, दो तरीके के नेफ्रॉन हो सकते हैं, दो तरीके के नेफ्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, अधिकतर नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले इस साइज का होता है। ठीक है, लूप ऑफ हेनले इस साइज का होता है। अगर लूप ऑफ हेनले बहुत ज्यादा लंबा है, अगर लूप ऑफ हेनले, आप देख रहे हैं यहां पर, ये लूप ऑफ हेनले कितना लंबा है, दिख रहा है ये लूप ऑफ हेनले कितना लंबा है। दोनों लूप ऑफ हेनले की तुलना करिए, पहले केस में तुलना करिए, ये इतना यहीं तक सीमित है। दूसरे केस में ये लूप ऑफ हेनले इतना गहरा जा रहा है। जब लूप ऑफ हेनले बहुत गहरा हो जाता है, जब लूप ऑफ हेनले बहुत गहरा हो जाता है, ऐसे नेफ्रॉन को हम लोग कहते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ठीक है, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन का मतलब है कि जब आपका लूप ऑफ हेनले बहुत ज्यादा लंबा हो। ठीक है, जैसे कैमल का, ये मात्र 15% नेफ्रॉन के होते हैं। अधिकतर नेफ्रॉन यानी 85% नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, 85% नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहलाते हैं, जहां लूप ऑफ हेनले इतना लंबा नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल नेफ्रॉन होते हैं। क्रम बताना है आपको, क्रम बताना है, चलो क्रम बताओ। आपको सही क्या बताना है? क्रम बताना है। फटाफट देखिए, आंसर करिए। कुछ ए कह रहे हैं, कुछ बी कह रहे हैं। चलिए, सबसे पहले पीसीटी आता है। ठीक है, सबसे पहले पीसीटी आता है। आप खुद देखिए, ये रहा ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के बाद सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले पीसीटी आता है। ठीक है, इसके बाद लूप ऑफ हेनले आता है और फिर डीसीटी आता है। लूप ऑफ हेनले में भी ये हिस्सा आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे है, ये हिस्सा ऊपर से नीचे है, तो ये डिसेंडिंग है यानी अवरोही है। ठीक है, ये हिस्सा नीचे से ऊपर है तो असेंडिंग है यानी आरोही है। ठीक, तो क्या कहे, सबसे पहले पीसीटी, फिर डिसेंडिंग वाला हिस्सा, ठीक है, फिर असेंडिंग,
ठीक है, फिर डीसीटी और अंतिम में कलेक्टिंग डक्ट। कितना पुनः अवशोषण होता है, कहने का मतलब है, फिर से बता रहे हैं, क्वेश्चन समझा रहे हैं, हम छान कर ले आए यहां पर 1 मिनट का 125 ml और पूरे दिन का 180 लीटर, जबकि हम यूरिन निकाल रहे हैं मात्र कितना यूरिन निकाल रहे हैं, 1 से 1.5 लीटर। तो कितना पुनः अवशोषण है, मतलब कितना वापस लौटा दिया जाता है, कितना वापस लौटा दिया जाता है, 99% वापस लौटा दिया जाता है भाई। क्वेश्चन समझ में आया? कितना वापस लौटा दिया जाता है, बोमन कैप्सूल में कितना आया और कितना वापस लौटा दिया। पुनः अवशोषण मतलब छान कर लाए, यहां पता है औकात नहीं है तो वापस से ब्लड को लौटा दिए। एनसीईआरटी की 9 सवाल। मूत्राशय से मूत्र का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ब्लैडर से यूरिन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? मिक्चुरेशन कहलाता है। एनयूरिया का मतलब क्या है? एनयूरिया का मतलब क्या है? सुसु बन ही नहीं रहा। एनयूरिया का मतलब क्या है? सुसु बन ही नहीं रहा। ओलिगोयूरिया का मतलब क्या है? ओलिगो मतलब थोड़ा। ओलिगोयूरिया ऐसी स्थिति है जब यूरिन बन तो रहा है, मूत्र बन तो रहा है, लेकिन थोड़ा बन रहा है। एनयूरिया का मतलब है सुसु बन ही नहीं रहा। पॉलीयूरिया का मतलब क्या है? पॉलीयूरिया का मतलब क्या है? पॉली यानी अनेक, यूरिया यानी सुसु, बहुत ज्यादा सुसु बन रहा है। डायबिटीज के मरीज को बहुत ज्यादा सुसु आती है। चलिए, आर्टिफिशियल किडनी के बारे में बात हो रही है, पहले आंसर करो, हम फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। आर्टिफिशियल किडनी या डायलिसिस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी या डायलिसिस के बारे में क्या हो रही है, बात हो रही है। चलिए हमको आंसर दीजिए। ओके, डायलिसिस आपको समझाते हैं, ठीक है, आपको डायलिसिस समझाते हैं होता क्या है। डायलिसिस तब किया जाता है जब किसी की किडनी काम नहीं कर रही। किडनी का काम है यूरिया को शरीर से बाहर निकालना। किडनी का काम क्या है? यूरिया को शरीर से बाहर निकालना। तो होता क्या है कि जब भी हम डायलिसिस करने जाते हैं, मेरी किडनी काम नहीं कर रही, मेरी किडनी का काम डायलिसिस की मशीन कर रही है, ठीक है। मेरे शरीर से खून लिया गया, मेरे शरीर से खून लिया गया और ये खून डायलिसिस मशीन में गया। ये डायलिसिस मशीन हूबहू इसके पास जो फ्लूइड है, इसके पास जो पानी है, द्रव है, मेरे ब्लड से मिलता जुलता है। फर्क है कि इसमें यूरिया या किसी भी तरीके का नाइट्रोजनस पदार्थ नहीं है। ध्यान से समझिएगा, हम डायलिसिस क्यों करा रहे हैं? क्योंकि मेरा किडनी यूरिया को नहीं निकाल पा रहा, ठीक है। इसीलिए मेरा खून लेकर एक मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में यूरिया नहीं है, तभी ये मेरे खून का यूरिया, मेरे खून में जो यूरिया है वो इस यूरिया को हटा देगा। मेरे खून में जो भी यूरिया है, जो भी पदार्थ है, ये मशीन सारा यूरिया अपने पास रख लेगी, क्योंकि इस मशीन में पहले से यूरिया नहीं है। तो ये मेरे शरीर का सारा यूरिया अपने पास रख लेगी और यूरिया फ्री ब्लड, यूरिया या नाइट्रोजनस मुक्त ब्लड, जो शुद्ध रक्त है, ये मेरे शरीर को लौटा दिया जाता है, ठीक है। ये मेरे शरीर को लौटा दिया जाता है। तभी आप देखते हैं डायलिसिस लोग परमानेंट नहीं है, बार बार शरीर में बनता है, बार बार लोग कराते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट लिखा है, इसके पास नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते, ठीक है, इसके पास नाइट्रोजनस अपशिष्ट नहीं होते, तभी तो ये हमारे शरीर का नाइट्रोजनस अपशिष्ट अपने पास रख लेता है। ये हूबहू मेरे ब्लड के जैसा है, फर्क है कि इसमें यूरिया या नाइट्रोजनस वेस्ट पहले नहीं है, तभी ये मेरे शरीर का नाइट्रोजनस वेस्ट रख लेता है। प्लाज्मा की तुलना में कितना गुना सांद्र होता है? अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बताए थे। प्लाज्मा की तुलना में कितना टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड होता है आपका यूरिन? 4 गुना। 4 गुना, एनसीईआरटी की लाइन का सवाल, 4 गुना। चलिए, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसका मतलब है कि प्रति मिनट छन कर कितना आ रहा है।
बोमेन कैप्सूल छन कर कितना आ रहा है? एक दिन में कितना आ रहा है? एक दिन में आ रहा है 125 लीटर। बेटा 125 ml पर मिनट है, 125 ml पर मिनट है, ठीक है, 125 ml पर मिनट है, और पूरे दिन का 180 लीटर है, पूरे दिन का 180 लीटर है। इंटरनेट पर क्यों लिखा है? सामान्य जीएफआर पूरे दिन का 180 लीटर होता है, इसका मतलब ये गलत है। जीएफआर में गिरावट इसका मतलब है, जीएफआर में गिरावट इसका मतलब है किडनी छान नहीं पा रही। किडनी अगर छान नहीं पा रही इसका मतलब किडनी में दिक्कत है। अगर चाय नहीं छन रही इसका मतलब चाय छनना आपका ब्लॉक है, तभी चाय नहीं छन पा रही। ठीक है, सही कौन सा है इसमें? सही है आपका 1 और 3। सही कौन सा है? 1 और 3 जो है वो सही है। पीसीटी अधिकांश अमीनो एसिड और ग्लूकोज को अवशोषित करता है। काफी मात्रा में NaCl पानी को भी अवशोषित करता है। पानी के लिए इम्परमिएबल है, मतलब पानी को अवशोषित नहीं करता। ये बात गलत है, पानी के लिए अभेद्य नहीं है। ठीक है, पानी को भी अवशोषित कर लेता है। अधिकांश पुनः अवशोषण पीसीटी के द्वारा ही होता है, यानी सही इसमें 1 और 2 है। रीनल कैल्कुलाई, रीनल स्टोन, गुर्दे की पथरी को ही कैल्कुलाई कहते हैं। इनको किडनी स्टोन भी कहा जाता है। ठीक है, इनको किडनी स्टोन भी कहा जाता है। मूत्र प्रवाह में बाधा नहीं डालती, बिल्कुल डालेंगी। आप खुद सोचिए, ये किडनी स्टोन है, ठीक है, और ये है यूरेटर, जहां से सुसु निकल कर जा रहा है आपकी थैली में। अगर यहां पर पथरी हो गई तो सुसु निकल ही नहीं पाएगा, किडनी से सुसु निकल नहीं पाएगा। ठीक है, ये मूत्र में बाधा डालेगा। कह रहा बाधा नहीं डालेगा, गलत बात है, बाधा डालेगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज के इकट्ठा होने से होता है। बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ ग्लूकोज के संचय के कारण नहीं, मुख्य तौर पर कैल्शियम ऑक्सलेट के संचय के कारण होता है। गलत आपको बताना था, 2 और 3 दोनों ही गलत है। गलत बताना था, 2 और 3 गलत है। नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन की लूप ऑफ हेनले छोटी है, थोड़ी देर पहले ही फोटो में दिखाए थे। जक्स्टा मेड्यूलरी की लूप ऑफ हेनले लंबी है। ठीक है, जिसकी लंबी है जाहिर सी बात है वो ज्यादा क्या करेगा? ज्यादा यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन करेगा। ठीक है, वो ज्यादा यूरिन का क्या करेगा? कॉन्सेंट्रेशन करेगा। इसका मतलब है सारी बातें सही हैं, सारी बातें सही हैं। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इसका मतलब है भाई ग्लोमेरुलस से छनकर बोमेन कैप्सूल में आ रहा है ना? ग्लोमेरुलस से छनकर ये बोमेन कैप्सूल में आ रहा है। कह रहा है यहाँ जो झिल्ली होती है, यहाँ जो फिल्टर की जो झिल्ली होती है, ये कुछ चीजों को आने देती है, कुछ चीजों को नहीं आने देती। ठीक है, चयनात्मक परागम्य है, मतलब किसी चीज को आने देती है, किसी चीज को रोक देती है, किसी चीज को आने देती है, किसी चीज को रोक देती है। बिल्कुल सही बात है। ब्लड के सेल्स यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा के प्रोटीन नहीं आते छनकर। बिल्कुल सही, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा के प्रोटीन ये सामान्य स्थिति में छनकर नहीं आते। फिल्ट्रेट का मतलब है नीचे छनकर नहीं आते। बिल्कुल सही बात है। अगर इस फिल्टर में कुछ डैमेज होगा तो प्रोटीनूरिया हो सकता है। प्रोटीनूरिया एक ऐसी स्थिति है जब आपके यूरिन में प्रोटीन होता है। मेरा बात ध्यान से सुनना।
तुम अगर चाय पी रहे हो, चाय में तुम्हारी चाय पत्ती पड़ गई, इसका मतलब क्या है? कहोगे मैम चाय में चाय पत्ती पड़ गई, इसका मतलब है कि मेरा चाय छन्ना ठीक से काम नहीं कर रहा, तभी तो वो छान नहीं पाया। ठीक वैसे ही प्रोटीन को नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर ये झिल्ली ठीक से काम नहीं की तो हो सकता है प्रोटीन आ जाएगा यूरिन में, प्रोटीन यूरिन में आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों की तीनों बातें करेक्ट हैं, तीनों की तीनों बातें क्या हो गई हैं आपकी? करेक्ट हो गई। डीसीटी के बारे कथनों को देखिए। डीसीटी सिक्रीशन में शामिल है, बिल्कुल। H+ K+ अमोनिया, ये तीन चीजें हैं जो डीसीटी स्राव करता है। पानी और सोडियम का अवशोषण हार्मोन से संतुलित है, बिल्कुल। अभी हम थोड़ी देर पहले आपको रास सिस्टम बताए, हमने आपको एल्डोस्टेरॉन बताया। इसके अलावा एक हार्मोन होता है जिसको आप एडीएच कहते हैं, जिसको आप एडीएच कहते हैं। तो एडीएच, एल्डोस्टेरॉन, ये सब के सब डीसीटी पर काम करते हैं, है ना? सही बात है। डीसीटी का पीएच संतुलन से कोई लेना देना नहीं है, गलत बात है भाई। ये यूरिन में H+ देता है, और जहां पर H+ चला जाता है वहां पर पीएच हल्का एसिडिक हो जाता है, पीएच हल्का अम्लीय हो जाता है। तो पीएच संतुलन में इसका रोल है? कह रहा है पीएच संतुलन में रोल नहीं है। कौन सा बात करेक्ट है? 1 और 2 करेक्ट है, 1 और 2 करेक्ट है। मिक्ट्यूरेशन, मिक्ट्यूरेशन क्या आपके दिमाग से नियंत्रित होता है? बिल्कुल सही। ये है आपका ब्लैडर, ये है आपका मूत्राशय। ठीक है, आपके ब्लैडर में मांसपेशियां होती हैं जिनको हम डेट्रूसर मसल्स कहते हैं। ठीक है, यहां पर मसल्स होती हैं जिनका नाम है डेट्रूसर मसल या डेट्रूसर मांसपेशी। जब आपकी सुसु की थैली भर जाती है, ये मसल फैलती है, और जब ये मसल फैलती है तो यहां से यहां के जो न्यूरॉन्स हैं, यहाँ की जो तंत्रिका कोशिका है, ये दिमाग को सिग्नल भेजती है, और हमें हमारा दिमाग कहता है कि तुमको सुसु लगा है, जाओ सुसु करने चले जाओ। तो बिल्कुल सही बात है, तंत्रिका तंत्र नियंत्रित कर रहा है। यहाँ पर स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, मसल्स होती हैं, डेट्रूसर मसल। ठीक है, और ये जब फैल रही होती हैं तो उसके फैलने से सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाता है। क्या मूत्र त्याग ऐच्छिक होता है? क्या मूत्र त्याग ऐच्छिक होता है? बिल्कुल, है ना? ऐसा नहीं कि अपने आप निकल जाता है, ऐच्छिक होता है। मिक्ट्यूरेशन वॉलंटरी है, आप अपनी मर्जी से बाथरूम जाते हो। अगर आप देख रहे हो कि अभी आप नहीं जा सकते तो कुछ देर हम लोग कंट्रोल भी करते हैं। यानी कि तीनों की तीनों बातें करेक्ट हैं, तीनों की तीनों बातें करेक्ट है। जल में घुलनशीलता के हिसाब से बताइए, जल में घुलनशीलता के बारे बताइए। बिल्कुल, सबसे ज्यादा अमोनिया, फिर यूरिया और फिर यूरिक एसिड। सबसे ज्यादा घुलनशील अमोनिया है, इसलिए अमोनिया को निकालने के लिए सबसे ज्यादा पानी, फिर यूरिया और सबसे कम यूरिक एसिड। ठीक है, जल में घुलनशीलता अमोनिया सबसे ज्यादा, फिर यूरिया और फिर यूरिक एसिड। किडनी कहां पर होती है भाई? किडनी पीछे होती है ना? पीछे वर्टिब्रा के कौन से हिस्से में होती है? फिर एनसीईआरटी की एकदम लाइन से बनाया गया सवाल, एनसीईआरटी की लाइन से बनाया गया सवाल। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़े होगे नहीं आंसर कर पाओगे, वो भी 11th क्लास की एनसीईआरटी, वो भी आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी। गौर से पढ़िए और आंसर करिए। एक मिनट।
चलिए ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास कितने वर्टिब्रा हैं, मतलब कितनी रीढ़ की हड्डी है? हमारे पास 26 रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। हमारे पास कितने कशेरुक हैं? 26 कशेरुक हैं, ठीक है। जिसमें कि पहले 7 क्या कहलाते हैं? पहले 7 सर्वाइकल कहलाते हैं। पहले 7 क्या कहलाते हैं? सर्वाइकल। बाद के 12 क्या कहलाते हैं? बाद के 12 थोरैक्सिक कहलाते हैं, ठीक है। बाद के 12 क्या कहलाते हैं? थोरैक्सिक कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद के 5 क्या कहलाते हैं? बाद के 5 लंबार कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद का एक सैक्रम कहलाता है और आखिरी वाला कॉकिक्स कहलाता है। आखिरी वाला कॉकिक्स के नाम से जाना जाता है। तो पहले 7 सर्वाइकल, बाद के 12 थोरैक्सिक, उसके बाद के 5 लंबर, फिर एक सैक्रम, एक कॉकिक्स, सबको जोड़िएगा तो 26 आएगा, ठीक है। अब आपकी किडनी कहां पर स्थित है? आखिरी थोरैक्सिक, ठीक है, याद रखिएगा, आखिरी थोरैक्सिक और तीसरे लंबार के बीच में, ठीक है। यानी आखिरी थोरैक्सिक और तीसरे लंबार के बीच में यहां पर आपकी किडनी स्थित है। यानी आपकी किडनी शुरू कहां से हुई? शुरू हुई आखिरी थोरैक्सिक से, खत्म किस पर हुई? तीसरे लंबार पे। 5 लंबार होते हैं, 5 लंबार होते हैं, तो शुरू किससे हुई? आखिरी थोरैक्सिक से शुरू हुई, खत्म किस पर हुई? तीसरे लंबार पर खत्म हुई। समझे? एकदम डीप है एनसीईआरटी के, एकदम डीप है एनसीईआरटी के। बी ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा हमने चेंज किया है, ये आंसर है। क्लियर? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसका काम है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन काम है ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल का। यानी पी का क्या हो जाएगा? पी का 4 हो जाएगा, पी का 4 हो जाएगा। यूरिन कॉन्सेंट्रेशन किसका काम है? लूप ऑफ हेनले का। यानी क्यू का क्या हो जाएगा? क्यू का 1 हो जाएगा। यूरिन का परिवहन किसका काम है? यूरेटर का। यानी आर का 2 हो जाएगा। और यूरिन का स्टोरेज किसका काम है? ब्लैडर का, ठीक है। 4123, 4123, सी इज द राइट आंसर। यूरेमिया क्या है? यूरेमिया का मतलब है यूरिया की मात्रा ज्यादा, यानी पी का क्या हो गया? 5। हिमैटूरिया, हिमैट का मतलब है खून, हिमैट का मतलब है खून, यानी क्यू का क्या हो गया? 3 हो गया। कीटोनूरिया का मतलब है कीटोन, यानी आर का क्या हो गया? आर का 2 हो गया। ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया मतलब ग्लूकोज, एस का क्या हो गया? 4 हो गया। प्रोटीनूरिया मतलब प्रोटीन, 1। 5 3 2 4 1, 5 3 2, एस का 4 है ना? हाँ एस का 4 है, 4 1, कौन सा है? ऑप्शन गलत है क्या? ऑप्शन में कुछ मिसटाइप है ना? ऑप्शन में कुछ मिसटाइप है। 4 3 ऑप्शन में कुछ मिसटाइप है, ठीक है। 4 3 2 और उसके बाद फिर 4 1 है। इसको 4 करो, इसको 4 करो, ठीक है। यहाँ पे 2 बार टाइपिस्ट जो है वो टाइप कर दी है, ठीक है। इसको 4 कर लो, इसको क्या कर लो बेटा? इसको 4 कर लो, ये सही है ना? ये सही है, अब सही है। ठीक, ए राइट हो गया, एस का 4 होगा। नेक्स्ट, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले क्या होता है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, कॉर्टिकल नेफ्रॉन का मतलब ही क्या बताए? कॉर्टिकल नेफ्रॉन मतलब लूप ऑफ हेनले छोटा, लूप ऑफ हेनले छोटा। लूप ऑफ हेनले लंबा किस में होता है? जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन में। लूप ऑफ हेनले लंबा किस में होता है? जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन में। बेलानोग्लोसस एक जीव होता है जो कि ना रज्जुकी है ना अरज्जुकी है, बीच में है, और इसमें प्रोबोसिस ग्लैंड होती है, प्रोबोसिस ग्रंथि होती है। बताइएगा प्रोबोसिस ग्रंथि क्या करती है?
प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस ग्रंथि, जाहिर सी बात है एक्सक्रीशन होगा तो एक्सक्रीशन ही करेगी ना। एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एसेंडिंग का मतलब है ये वाला हिस्सा। बताइएगा ये किसको बाहर जाने की अनुमति देता है? किसको बाहर जाने की अनुमति देगा? पोटेशियम सोडियम को। जो आयंस होंगे उनको बाहर जाने की क्या देगा? अनुमति देगा। सोडियम, पानी और फॉस्फेट का पुनः अवशोषण मैक्सिमम कहां पर है? इनका जो पुनः अवशोषण है वो मैक्सिमम कहां पर है? बिल्कुल सही, मैक्सिमम पीसीटी में। आज का आखिरी सवाल, मिक्ट्यूरेशन में क्या होता है? मिक्ट्यूरेशन मूत्र विसर्जन के दौरान क्या होता है? पहले बताइए ये हम लोग कहां से करते हैं? मूत्र विसर्जन मूत्र मार्ग से होता है, यूरेथ्रा से होता है, ठीक है। यूरेटर की तो कोई भूमिका ही नहीं है। मूत्र वाहिनी तो सिर्फ ट्यूब होती है, मूत्र वाहिनी तो सिर्फ ट्यूब होती है जो यूरिन को भेजती है। ये ब्लैडर है, यहाँ इकट्ठा होता है और निकलता है यूरेथ्रा से, निकलता है यूरेथ्रा से, मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। जब यूरिन निकलता है तो हमारा यूरेथ्रा रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। ये रिलैक्स होगा, ये इसकी जो मसल्स हैं ये यहाँ पे रिलैक्स होंगी, तभी यूरिन बाहर निकलेगा। तभी यूरिन क्या होगा? तभी यूरिन बाहर निकलेगा, ठीक है। चलिए ओके, 50 क्वेश्चन आज और कल 50 क्वेश्चन। कल ये टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं, आज यूट्यूब पर क्लास नहीं है, आज यूट्यूब पर क्लास आपकी नहीं है, ठीक है। अब जो भी आपकी क्लास है वो कब है? आपकी कल है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ मजा आया होगा आज क्लास करके। कल और 50 क्वेश्चंस, बिल्कुल हम हाईएस्ट लेवल एनसीईआरटी पर इसको लेकर चल रहे हैं, ठीक है। हाईएस्ट लेवल ऑफ एनसीईआरटी पर इसको हम लोग लेकर चल रहे हैं। कल बाकी के 50 करेंगे, ठीक। चलिए ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।